नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर। आप सभी जिस तरीके से हम लोग उम्मीद करते हैं, सपने देखे थे आज़ादी के समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कि देश हमारा धीरे धीरे करके तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि हम दुनिया के चुनिंदा विकसित देशों में शामिल होंगे। बहरहाल कितनी तरक्की हुई देश की, कितनी नहीं हुई, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक परिदृश्य क्या है, आर्थिक चुनौतियां क्या क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ, म्यूचुअल गुरु म्यूचुअल पांडे जी, राजीव पांडे, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलते हैं। आर्थिक मुद्दे के तो ये विशेषज्ञ हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपको भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को और पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। पांडे जी, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से देश ने एक लंबी लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए और आज कल 76वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मनाएगा, तो क्या जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई थी कि देश की आज़ादी के बाद देश के लोगों को ये एक ऐसी सुख सुविधा मिलेगी या वो आज़ादी महसूस करेंगे, खासकर मैं अगर देखता हूँ आर्थिक तौर पे, तो क्या हम आज अगर अपनी पिछले 75 वर्षों की 76 वर्षों की अगर तुलना करें यात्रा की, तो क्या हम वाकई में आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाए हैं क्या? देखिए, आज़ादी के समय से तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन अब जब हम किसी की विकास की यात्रा को आंकना होता है तो किसी मानक के माध्यम से आंकते हैं। जैसे 100 मीटर की रेस 9 से 10 सेकंड में करते हैं जो विश्व के बड़े हैं। अब हम अगर 15 सेकंड में दौड़ते हैं, 17 सेकंड में दौड़ते हैं तो उससे पता चलता है। अभी एक 100 साल की महिला है, वो शायद 20 सेकंड में दौड़ी है। तो हमारा जो मानक है, चीन कहाँ चला गया, सिंगापुर कहाँ चला गया, वो सब मिला करके हमको देखना चाहिए। तो उसमें ये कहेंगे हम तिवारी जी कि आज़ादी के समय करीब 80% भारतीय, 75% भारतीय पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। आज वो संख्या 5%, 7%, अलग अलग मानकों से। अब कोई सरकारी मानक है, नीति आयोग कहता है 5%, लेकिन एक द वायर की रिपोर्ट है वो कहती है 15%। क्योंकि जो हमारे मानक भी हैं वो भी बड़े वैसे हैं, क्योंकि उसमें यह है कि शहर में इतनी कैलोरी अगर मिल रही है तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, गांव में इतनी मिल रही है तो 1200-1400 रुपए पर ईयर की अगर इनकम है तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं रूरल में। तो ये विवाद का विषय हल्का सा, लेकिन 5 से 15% के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे। इसका ये मतलब है कि लगभग 10 करोड़ लोग अभी भी भोजन तक नहीं पा रहे हैं। शेल्टर तो रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी की ही बात है। तो क्या ये 10 करोड़ लोग वो हैं जो 80 करोड़ लोग जो फ्री का राशन पा रहे हैं मोदी जी की योजना में, उनसे हट के ये 10 करोड़ लोग हैं या उन्हीं में होंगे? ये जो 80 करोड़ की योजनाएं हैं, इतना तो नहीं गड़बड़ होगा कि एकदम गरीब को मिले ही ना। तो कुछ चाहे छूट गए हों। अब आजकल तो हर चीज में आधार चाहिए। अब अगर अलग अलग, जैसे आदिवासी भी हैं, कहीं रह रहे नहीं बना पाए आधार, तो पता नहीं शायद वो छूटे हो कि ना हो, तो बड़े व्यापक सर्वे का विषय है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि लगभग ये सब पूरा लगभग कवर ही है। तो उनको मिल तो रहा है सरकारी, लेकिन अब उसमें सरकारी में 2-4 चीजें मिलती हैं। अब जैसे दाल तो नहीं मिलती है। तो हमारा जो आज़ादी के समय का प्रोटीन कंजम्पशन था प्रति व्यक्ति, हम उससे नीचे ही चले गए, ऊपर नहीं गए। दलहन और तलन में जब आईएएस की तैयारी कर रहा था तो मैं तब भी था कि दलहन और तलन में भारत प्रोडक्शन में पीछे है, और आज भी हम दलहन और तिलहन में पीछे हैं। तो जो उनका टोटल न्यूट्रिशन है वो आज़ादी के जो मानक बनाया गया है, ये पॉवर्टी वाला, ये वो मानक ही पूरा नहीं है, ठीक से नहीं है। अब जैसे लिटरेसी का मानक बनाया गया, अब आज कह रहे होंगे, सरकार कह सकती है कि 70-75% लोग लिटरेसी में ऊपर है। तो लिटरेसी में मान लीजिए किसी का नाम है, अगर वो खाली दस्तखत बनाना आ गया उसको, तो लिटरेट मान लेते हैं, जबकि आता कुछ नहीं है, उसको खाली दस्तखत आरती नाम है। मेरा ये मानना था कि आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है जी।
और देश की जो एक बड़ी संपत्ति है उसका बड़ा हिस्सा कुछ पूंजीवादी लोगों के पास है। ये लोग गिने चुने लोग हैं, जी 10% बात सही 15% है। लोग उनके और पास ये है। बाकी पूंजी जो है, बाकी लोग रेस्ट ऑफ 10% पूंजी में अपना जो है व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो असमानता है ये देश पे कितना, देश के विकसित होने पे कितना विपरीत प्रभाव डाल रही है? ये बहुत विपरीत प्रभाव डाल रही है। और जो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की मान्यता थी कि जब डेवलपमेंट होगा तो वो परकोलेट डाउन कर जाएगा नीचे। कहते थे परकोलेट डाउन टू दी अंडरनीथ मासेस। तो वो परकोलेट नहीं हो पा रहा है, वो बड़े लोग उसको बटोरे ले रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ आता है कि 2 साल पहले की डेटा आया कि अडानी टॉप 3 में आ गए विश्व के सबसे अमीर आदमी। हमारे अंबानी साहब को ट्रम्प साहब बुला रहे हैं, वो इतने अमीर हो गए, दुनिया में उनका नाम है। लेकिन यहाँ तो प्रोपेगेंडा की खबरें लगती हैं कि अडानी साहब को जितना हाइप किया गया, जितने प्रोपेगेंडा उनके लिए चलाया गया, वो ऐसी वास्तविकता शायद नहीं थी। वो कुछ गलत आंकड़ों के आधार पे ऐसा बोला गया। देखिए शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स होते हैं, वो शेयर के रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो किसी समय अडानी के मान लीजिए 5-6 बड़ी कंपनियां हैं, उनके शेयर्स हैं, और उस समय ऐसा इत्तेफाक रहा और एक हाइप बनी हुई है कि ये बहुत भागेंगे। और कुछ ये भी बात आई कि इनका मोदी जी से भी अच्छा संबंध है, तो शायद इनको लाइसेंस परमिट सब मिलते जाएंगे, ये अच्छे जाएंगे। तो इनके शेयर एक समय में बहुत बढ़ गए थे। फिर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और चीजें यूं ही सच्चाइयां सामने आई तो गिर गया है। तो उस समय ऐसा हो गया होगा। 3रे नंबर पे जहां तक मुझे याद आता है विश्व में हो गए थे। अब तो बहुत नीचे है। अब तो भारत में भी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था को जितना डाउन किया गया, या पूंजीवादी व्यवस्था पिछले 10-15-20 साल में धीरे धीरे करके देश पे हावी होती चलेगी, आपको एक निष्पक्ष आकलन करके अगर देखें तो क्या सही लगता है कि समाजवादी ही व्यवस्था अपने देश के लिए ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, या जो पूंजीवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही है, अपने देश में मेरी तो जा रही है, देखिए कि कैसे करके आम लोगों का भला हो? देखिए मेरी तो ये समझ है, मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ इसका, लेकिन तब भी मैं 30 वर्षों से इस पे विचार कर रहा हूँ। मेरा तो ये मानना है कि समाजवादी व्यवस्था में ज्यादा दिक्कतें हैं, पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादा सही है। जैसे अमेरिका है तो वो उसने ज्यादा लोगों को इकोनॉमी में पॉवर्टी से बाहर कर दिया, ज्यादातर लोगों का जीवन स्तर अच्छा किया। और जो समाजवादी जो व्यवस्था है उसी में थोड़ा वायलेंस जोड़ दें तो समाजवाद प्लस वायलेंस जो है वो कम्युनिज्म हो जाता है। तो रशिया में वो रहा समाजवाद का क्रूर रूप, तो वो वहां बर्बाद हो गया, वो तमाम देशों में बढ़ गया। आज भी रशिया की हालत खराब है और लोकतंत्र नहीं है। जो राष्ट्रपति को जो मन में आता है, पुतिन बिना मतलब की लड़ाई लड़ रहा है, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया उसने। तो लोग जो विकास होगा वो तो मुझे लगता है पूंजीवाद से ही होगा। लेकिन पूंजीवाद में ही बहुत सारी चीजें हैं। एक होता है कैपिटलिज्म। पूंजीवाद हमारे देश का न्याय संगत नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ। एक होता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, और दूसरा होता है क्रोनी कैपिटलिज्म, मतलब भ्रष्टाचार वाला। अब जो पूंजीवाद को हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो उसमें लेजेस फेयर थ्योरी है। उसमें है कि सबको समानता का अवसर है, आप भी काम करना चाहते हैं, हम भी काम करना चाहते हैं, समानता का अवसर है। नहीं, ये तो लिखित रूप से है सिर्फ, नहीं तो कि संविधान में तो लिख दिया गया पूंजीवाद भी नहीं आ पाया। लेकिन व्यावहारिक रूप से अभी भी देखा जा रहा है कि एक छोटी पूंजी वाला लेके अपनी किसी प्रोडक्ट को या किसी भी उद्यम को लेके बाजार में आता है, तो उसके पीछे इतनी सारे जो है नियम कायदे कानून और सब उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, या उसके कंपटीटर भी जो बड़ी पूंजी वाले हैं उसको बर्बाद करने के लिए अपने रेट में, तो उसको समान अवसर नहीं है। तो समाजवाद, यही बात शिक्षा के भी मामले में है। नहीं, इसी पे 1 मिनट अगर रुके हैं तो जो हमारा शासक वर्ग है ना, IAS IPS और ये जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये चाहते ही नहीं है कि समानता का अवसर मिले, और कहीं ना कहीं ये बड़े पूंजीवादियों से मिले हुए हैं। तो जो सचमुच का पूंजीवाद है वो नहीं आ पाया है। क्या है सचमुच का पूंजीवाद? सचमुच का पूंजीवाद है कि सबको समानता का अवसर हो, और जैसे आप व्यापार करना चाहें। अभी एक टीवी पे डिस्कशन आ रहा था, तो वो कह रहे थे जो चाइना से कंपनियां हट रही हैं, चाइना +1 है, तो उसमें भारत कितना बेनिफिशियरी और कितना है। तो उन्होंने बताया उस डिस्कशन में कि वियतनाम में आप वहां चले जाइए, सारे चीजें जल्दी से अप्रूवल सब पहले से रखे हुए हैं, आप अपना व्यापार स्टार्ट करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो जब आप हर विभाग में आपको जाके थकना पड़ेगा,
बार बार आपको दौड़ना पड़ेगा, तो आप व्यापार क्या कैसे कर पाएंगे? आपका मन नहीं होगा, आप टूट जाएंगे। यही चीज मैं कह रहा था कि आम आदमी वो के लिए जानबूझ ईज के ऑफ डूइंग रखा गया बिजनेस ऐसा, नहीं है, ऐसा रखा भी जा रहा है कि जो बड़ी कंपनियां सामान बना रही हैं, उनके लिए आसान मौके हैं। अगर वो छोटी भी सब बना लेंगी तो वो फिर क्या करेंगे? तो कुछ सामान तो जैसे बड़ी में ही बन सकता है, लेकिन कुछ सामान छोटे में भी बन सकता है। तो छोटों को, छोटी कंपनी को मिलने तो एमएसएमई है जैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा देती हैं क्योंकि उनके हाथ से काम बहुत होता है। बड़ी कंपनियां मशीनें लगा लेती हैं लेटेस्ट, तो वो भी नहीं होता। तो बड़ी कंपनियां ऐसा करती हैं, पूरे विश्व में है, भारत में भी है, वो ऐसी नीतियां सरकार से मिलकर बनवाती हैं कि छोटी कंपनियों के लिए वो नुकसानदायक हो। तो छोटा, तो सचमुच का पूंजीवाद भी नहीं आ पाया। तो हम लोग जैसे पूंजीवाद की बहुत बुराई होती है, ये बहुत पुरानी डिबेट है, बहुत लगता है कि सब लूटे ले रहे हैं कुछ लोग। सच वो भी नहीं है, और सच में अगर पूंजीवाद आया होता तो वो ना पूरा लूट पाते, तमाम लोग आ जाते। लखनऊ में आज कहाँ व्यापार ज्यादा है? हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ व्यापार में है? इतना ईज ऑफ डूइंग, इतना सरकार सम्मेलन करती है प्रवासी भारतीयों का और उद्योग के लिए, लेकिन उद्योग उतने कहाँ लगते हुए दिखते हैं? जितना नाटक है उतना कुछ जमीन पे नहीं आ रहा। क्योंकि आप कितनी बार आदमी आएगा, यहाँ आदमी आता है, उनका दूत आता है कि ये हुआ, फोन से बताया कि क्या हुआ, क्या वो इंडस्ट्री सेक्रेटरी से मिले थे, वाले सेक्रेटरी से मिले, एमएसएमई में गए रजिस्ट्रेशन करना, कहना और कितने दिन लगेंगे, कहें अरे यार ये काम पेंडिंग हो रहा है, कैसे क्या होगा, कैसा आता हूँ, यूपी वाला कहीं यूपी वाला अब देखेंगे, अब वो अगले साल के लिए देखने लग गए। अब नुकसान तो आप ही का है। एक उदाहरण आ रहा था कि एक इंदिरा गांधी के जमाने में एक कनाडा का, जहां तक एक व्यापारी है, फूड प्रोसेसिंग उद्योग की यूनिट सेटअप करना चाहते थे। इंदिरा जी से उनकी मुलाकात हुई और टीवी पे उनका इंटरव्यू आया था। तो यहाँ से कोई उनको अच्छा आसान रास्ते नहीं दिखे, आसानी नहीं दिखी व्यापार करने में, तो वो दूसरे देश चले गए। देश का नाम मैं भूल गया। तो वो दूसरे देश चले गए, उन्होंने वहां बहुत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत सारी लगा दी। अब भारत में 10% फूड ग्रेन आज भी सड़ रहा होगा। अब कहीं कुछ साल पहले पड़ा 1 रुपए किलो भिंडी बिक रही थी, कहीं उसके उठानी नहीं। तो है किसानों के ऊपर इतना लोग आरोप लगाते हैं कि ये एमएसपी मांग रहे हैं या कर्जा इनका माफ कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में किसानों के साथ दिक्कत है, वो श्रम भी करते हैं और मौसम पे आधारित जुआ खेलते हैं खेती के रूप में, लेकिन उनका प्रोडक्ट यहाँ 1 रुपए पर पीस गोभी जो है किसान से मंडी में ले ली जाती है और हमको जो है 20 रुपए की एक गोभी मिलती है। तो हमारे यहाँ बाबा ऐसा है कि पिछला जो हमारा 77-76 साल हो रहे हैं आजादी के, कितने हो रहे हैं, तो इतने सालों में हमारा रोड नेटवर्क, ट्रेन नेटवर्क हमारा बहुत इनएडिक्वेट हो गया। इधर कुछ सालों के अंदर ज्यादा रोड्स वगैरह बनी हैं, अभी भी आवश्यकता को देखते हुए इनएडिक्वेट है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन गया। मैं देख रहा था कि ये फिलहाल ये सरकार, मोदी सरकार जो पिछले 10-11 साल से सत्ता में बनी हुई है, इन्होंने भी पिछले 10-11 साल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो खर्च किया नहीं, वो परसेंटेज नहीं। मैंने भी एक दिन देखा था, एक म्यूचुअल फंड के प्रेजेंटेशन में देखा कि 2012 से लेके करीब 3 साल पहले तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई खास खर्चा नहीं हुआ। पिछले 2-3 साल किया, और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, पूरे को मेकअप नहीं किया, और बीच में जो ग्राफ था वो बीच में नीचे भी गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा 12 से कम भी हो गया, तो सरकार करी नहीं है ना ये खर्चा। और दूसरा आप देखें कि जो खर्चा भी हो रहा है, जैसे प्रति किलोमीटर जो सड़क बन रही है वो जितने करोड़ में बन रही है, क्या एक्चुअली उतना पैसा लग रहा है और क्या उसमें उतना माल लगाया जा रहा है? अब जहां सड़क बन रही है वहां का एमएलए कहेगा कि मुझे भी कुछ दो, वहां का माफिया कहेगा मुझे कुछ दो, वहां का एमपी कहेगा मुझे कुछ दो, सब लोग उसमें से ले ही रहे हैं। ठेकेदार बना ही नहीं पा रहा, फिर ठेकेदार कह रहा है सबको दे दिया, अब तो कोई मुझे बोलेगा ही नहीं, रद्दी सड़क बना दो, अपने घर में पैसा भरो। तो जो हमारा, हम तो देखिए 190 देशों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 93 नंबर पे है करीब। हाँ, तो पॉडकास्ट की बात आपने की तो मैंने कुछ डेटा थोड़ा बहुत खंगाला, मैं 85 समझ रहा था। तो मतलब 92 देश ऐसे हैं जो जहां कम करप्शन है हमसे, जो ट्रांसपेरेंसी के रूप में हमसे जो है आगे। अब आप 193 देशों, 190 देशों में आप मान लीजिए 90 ही तो देश हैं बड़े। अब छोटे छोटे गुयाना और गाम्बिया, सीशेल्स को क्या आप देश मानेंगे? तो आप 90 देशों में हैं, मतलब 95 देशों में, 100 देशों में हम 93 नंबर पे हैं।
मतलब अगर 100 बच्चों की क्लास हो तो हमारा बच्चा 93 नंबर पे आ रहा है, तो वो क्या पढ़ाई में स्तर क्या है उसका, तो उसको कोई और काम कराया जाए फिर। तो तो यही नहीं मालूम है कि जितना जैसे मनरेगा में इतना खर्च हो रहा है, तालाब बनना है, पेड़ लगना है, तो लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अभी वो तो आप गांव तक के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक मनमोहन सिंह जी की एक योजना थी, हाँ तो उसका कोई प्रभाव वैसा तो नहीं दिखा। नहीं, अब उसका क्या है, जैसे क्या कि इसका निगेटिव असर पड़ा इंडस्ट्री पे? नहीं, निगेटिव जरूर थोड़ा बहुत है। देखिए, अगर वो योजना पूरी तरह सफल हो जाए तो गांव का जो नीचे का जो तबका है वो थोड़ा, पैसा जब आ जाएगा तो वो स्कूल भी जाएगा, बस्ता भी खरीद लेगा, अपने बच्चे को जूता भी दिला देगा, तो बच्चा हीन भावना नहीं होगा, तो स्कूल भी चला जाएगा, सब काम कर लेगा, साइकिल बनवा लेगा, साइकिल खरीद लेगा, रूरल अर्थव्यवस्था में गतिविधियां होंगी तो वो चल पड़ेगा। अब वो भी नहीं हुआ। अब पता लगा वहां भी करप्शन है, पता लगा इस प्रधान ने कहा कि 100 लोगों को हम दे रहे हैं तालाब में खुदवाई, हो सकता है 70 ही खोद रहे हैं, 30 बैठे हो, वो कहीं पंजाब में खेती कर रहे हो, वो भी पैसा गांव में नहीं लगा, और वो तालाब भी सही से खुदा कि नहीं खुदा। अब जो वीडियो के लोग हैं जो उसकी जांच करते हैं वो भी सब मिले हुए हैं। आप देख रहे हैं कार में अभी कहीं 52 करोड़ रुपया पकड़ा गया मध्य प्रदेश में। अभी कोई एक जोशी आईएएस थे तो उनके यहाँ हजारों करोड़ पकड़ा गया। एक आईएएस थे मध्य प्रदेश वगैरह कहीं पे, तो जितने उनके गांव के जितने लोग थे सबके अकाउंट में खुलवा करके पैसे डाले हुए थे, उनको पता ही नहीं था गांव वालों को। तो करप्शन की कोई लिमिट तो है नहीं। जिन राजनीतिज्ञों के पास आज से 40 साल पहले 50 साल पहले 5 भैंसें नहीं रही होंगी, उनके घर में शादी नहीं होती होगी कि इनके यहाँ दूध नहीं है, हमारा बिटिया की शादी करेंगे तो कैसे आगे ये खाना पानी दूध चलेगा, वो आज उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। जिन पीसीएस आईएएस अधिकारियों के मड़ई नहीं रही होगी, टपकती होगी, आज वो 20-20 आलीशान महल बनवा के रह रहे हैं और कोई उनकी जांच नहीं है। तो सारा पैसा तो करप्शन में खर्च हो गया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है उसमें से जा कितना रहा है, जमीन पे कितना जा रहा है, ये तो आकलन कोई कर नहीं रहा और कोई बोल नहीं सकता। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप बोल नहीं सकते। तो यही तो मैं आकलन करना चाह रहा था इस पर चर्चा के माध्यम से कि जब हम 76वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आम आदमी को क्या वाकई में आज़ादी के बाद की वो सब सुख सुविधा या वास्तविक जो आज़ादी है वो मिली? खासकर आर्थिक मामले में तो मैं देख रहा हूँ कि आर्थिक मामले में देश की आम जनता जो बहुसंख्यक हर मामले में मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आदर्शवादी विचार से मैं सोच रहा हूँ, या ये मैं देख रहा हूँ कि जो विश्व के अच्छे देश हैं उन्होंने किस प्रकार से प्रगति की है, मैं उसके हिसाब से कहूंगा कि आज़ादी, विभिन्न प्रकार की आज़ादियां में से कोई आज़ादी मिली ही नहीं है। आज़ादी तो मैं कहता हूँ कि जो है आसमान से गिरी और खजूर के पेड़ पे ही अटक गई। हम लोग देख रहे हैं आज़ादी आज़ादी और कोई आज़ादी नहीं। और ये खजूर का पेड़ कौन है? तो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप वो टेक्सास है। ये 5-6 हजार 8 हजार लोग हैं देश में टोटल, और वैसे तो मुश्किल से 200-400 लोग हैं। इन्होंने सब अपनी जेब में रख लिया है ना। किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है। अब आप देख लीजिए जैसे कि अखबार में यहाँ तक कि मीडिया को बोलने तक की और सही खबर लिखने तक की आजादी नहीं है। मीडिया को बोलने तक की आजादी पे मैंने कुछ आंकड़े निकाले, अभी आपने कहा कि वो बनाएंगे, तो आपको मैं बताऊं कि मीडिया के बोलने की ये स्थिति है कि जो रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स करके एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय, वो देखती है कि देखिए रिपोर्टर्स पे हर जगह लफड़ा है। कोई प्रभावशाली आदमी नहीं चाहता कि रिपोर्टर कुछ उसके बारे में छापे एकदम। तो थोड़ा थोड़ा तो हर जगह उन पे आक्रमण है। जहां पुलिस नहीं है, जहां सब चीजें नहीं सही, वहां तो उनको मारी डाले। तो भारत को तमाम घटनाएं हुई। उस दिन मैं मैप देख रहा था, आप देखें कि रिपोर्टर्स की क्या स्थिति है जर्नलिज्म की भारत में। तो ये रिपोर्टर सैंस बॉर्डर्स वगैरह जो ये वेबसाइट्स हैं, इसमें भारत जो है वो डार्क कलर में है, डार्क रेड। तो जो डार्क रेड कलर है इसका मतलब डेंजरस है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, तो ये है कि जर्नलिस्ट के लिए, रिपोर्टर्स के लिए, प्रेस के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज। सही बात है। आपको मैं बताऊं कि 2014 से करीब 28 पत्रकारों की मृत्यु हुई है। आप कम से कम आधे उसमें से एनवायरमेंट पे काम कर रहे थे, खनन वगैरह, खनन पे। अब सैंड माफिया में कितने लोग मार दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में ही देखिए, गायत्री प्रजापति के ऊपर आरोप लगा। गायत्री प्रजापति जी के ऊपर के पास खाने को नहीं रहा होगा 15 साल पहले, और कितने अमीर हो गए, 1000 करोड़ की संपत्ति हो, क्या क्या हो गया। वो यादव सिंह वाला निकला था नोएडा का घोटाला,
आज तक पता ही नहीं चलता उन सब में हो क्या रहा है। तो कोई आज़ादी नहीं भैया। किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है, खड़ा है, सोच रहा है कि हम गांधी जी भी करते थे, हम भी लाओ करें। सड़क खड़ा हो गया, रास्ता रोकने लग गया, उनके ऊपर जीप चढ़ा दी गई और सबके सामने जीप चढ़ा दी गई और उनको जमानत भी मिल गई है। जीप चढ़ाने वालों को आज तक उनको सजा नहीं हुई है। जीप चढ़ाने वालों का पिता जो है, उनमें से एक आरोपी का पिता बहुत दिन तक केंद्रीय गृह मंत्री भी रहा, आपकी शायद नहीं है सिलेक्शन के बाद। तो कितना भी नहीं चिंता है जनता की, गृह मंत्री हटा दो उसके। क्या क्या इसके पीछे आप क्या मतलब मुख्य क्या मानना है कि जिनको देखिए करप्शन करते हुए किसी तरीके से अपना शासन बनाए रखना है, और शासन खाली पॉलिटिशियन को नहीं कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स भी है, कैपिटलिस्ट भी है, या हायर जुडिशरी भी है, वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि लोगों पे राज करना। सबसे बड़ा तो देखिए जो तो ये आम जनता का भी देश है, खाली इन्हीं गिने चुने लोगों का, सिंडिकेट का तो देश है नहीं। आम जनता को ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब 76 साल बाद भी हम जियो के त्यों बने। आम जनता को नए भगत सिंह चाहिए, नए महात्मा गांधी चाहिए, नए सुभाष चंद्र बोस चाहिए। अब देखिए 1857 में मंगल पांडे हुए, 1857 में लोग हुए, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ पाए ठीक से, नहीं हो पाया, आपस में टूट गए लोग और वो अंग्रेज जीत गए भाई हमसे। 90 साल लग गया आजादी होने में, 90 साल लग गया। फिर आजादी मिली और उस पर कब्जा करने की प्रयास हो गया इन 75-77 सालों में। अब फिर वही स्थिति है। बीच में अन्ना आंदोलन आया, वो सब भी मुझे बैठ गया, अन्ना जी खुद ही चुप हो गए, एक बार भी उनको आज का कोई करप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये सब चलते हैं, चीजें उठती हैं, आंदोलन होते हैं। उस समय कांग्रेस पे बड़े आरोप थे, उन आरोपों को भी नहीं सिद्ध हो पाए। या तो आरोप लगाने वाले को ही अब दोषी ठहराया जाए, नहीं, या तो आरोप सही निकले। दोषी तो सिद्ध हो ही गए। विनोद राय जो उसमें जो है तेजी हुआ करते थे, उन्होंने बाद में इस बात की माफी मांगी, वगैरह माफी मांगी है। फिर विनोद राय जी को गलत आंकड़ों के आधार पर आसन दिया था, जिसको शायद भाजपा ने बुलाया और सरकार बदली, तो शायद कोई पद भी दे दिया गया विनोद राय जी को। तो ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए ये 90 साल उधर लग गए, फिर अब पता नहीं कितने साल लगेंगे, कब क्या होगा। जयप्रकाश नारायण जी के समय में आंदोलन चला, कोई कोई चीजें चलती हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रेस है। थॉमस जेफरसन ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि अगर ये दो स्थितियां हो, एक में अच्छी सरकार हो और खराब प्रेस हो, और दूसरे में खराब सरकार हो लेकिन अच्छा प्रेस हो, तो मैं दूसरी स्थिति को चुनूंगा। कि प्रेस सही होना चाहिए। जहां का प्रेस, क्या मैंने संख्या बताई अभी कि इतना पीछे है, इतने हम 91-92 नंबर, 91-92-93 नंबर पे है जो हमारा प्रेस। तो आपको छप के क्या मिल रहा है? मार्क ट्वेन ने आज से 150 साल पहले कह दिया था कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, इफ यू रीड न्यूज़पेपर। लेकिन प्रणय ये बताइए, जो प्रेस के लोग हैं, जो मतलब वाकई में पत्रकार हैं, वो भी तो समाज के बीच से ही निकल के आते हैं। तो वो क्या समाज में वो गिरावट देखी जा रही है? तो सब में है गिरावट, पत्रकारों में भी है, सब में है। लेकिन पत्रकारों में तो फिर भी कहूंगा कम, वो बेचारे मजबूर हैं, उनका कोई पेंशन है, ना कोई फिक्स सैलरी है, ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 311 है कि मुकदमा में चले जाएंगे, आईएएस को निकाल दिया जाए, पीसीएस को निकाल दिया जाए। वो कहाँ जाए? नौकरी तो संकट है। आज आप जो है कोई खबर दिखा देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में, तो वो पूरा करप्ट सिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो आप देख लीजिए कि करीब 20-25 चैनल तो अडानी के हैं, अंबानी के हैं, और एनडीटीवी वगैरह को अडानी ने छद्म रूप से दूर फिर के खरीद लिया। भी जो अखबार और चैनल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं उद्योगपतियों से जुड़े, वो भी सरकार के सूचना विभाग से। अब आप दैनिक जागरण लेते हैं, हिंदी का उन विज्ञापनों को बंद करने की धमकी दी जाती है। अब क्या विज्ञापन, वो भी सरेंडर हो जाते हैं। अब आप देख लीजिए, हिंदी भाषा का देश है अपना। अब 28 कम से कम संस्करण या 20 कितने होंगे दैनिक जागरण के, बड़ा अखबार है। और उसके ही जो एक पिछली पीढ़ी के पूर्णचंद्र गुप्त जी थे, वो राज्यसभा के सदस्य रहे, नरेंद्र मोदी भी रहे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ा नेक्सस है। अच्छा, उनको भी अखबारी कागज सस्ते पे दिया जाता था शुरू से, उन्हीं को विज्ञापन दिया जाएगा, उन्हीं को चीजें दी जाएंगी। तो कुछ है नहीं कोई आजादी। जो आजादी करता है उसी को खरीद लेते हैं लोग। अभी क्विंट, द क्विंट करके था, वेबसाइट है, बहुत दिखता था, उसको ही खरीद लिया अडानी ने शायद।
और जो एनडीटीवी की आप चर्चा कर रहे थे, उसमें हाल ही में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कहीं कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए इनके खिलाफ वो मामला खत्म किया जाए जो जिसके आधार पे जो प्रणव राय और राधिका राय को एयरपोर्ट पे जा रहे थे कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उसके बाद उनको अरेस्ट करना था, वो एयरपोर्ट से कहीं विदेश जा रहे थे। वो सीबीआई ने अभी अभी अपनी एक रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें कहा है कि ये कोई मामला नहीं बन रहा है, केस को खत्म किया जाए। तो भाई देख लीजिए, उनको एयरपोर्ट पे जा रहे थे, उनको रोक लिया गया। और वहीं किंगफिशर वाला विजय माल्या वो उसको विदेश जाना था, तो बंबई में पुलिस की सीबीआई की एसपी ने, एक लेडी एसपी ने वहां के एयरपोर्ट में जो पुलिस थी उनको एक लेटर दिया कि गलती हो गई हमसे, हम अपनी नोटिस को चेंज करना चाहते हैं। पहले थी लुकआउट नोटिस थी, अब है नाउ लेट, नहीं ये हो जाए लेट सी एंड लेट गो नोटिस है। तो लेट गो नोटिस थी, लोगों ने देखा विजय माल्या चले जा रहे, चले गए। प्रणव राय को गिरफ्तार कर लो क्योंकि ये खबर दिखा देगा। तो ये सब है, अखबार को मारो, भ्रष्टाचारियों को जिताओ, उस भ्रष्टाचारियों में से अपने लिए लो, अपना फायदा लो। यही है। आप देख लीजिए, कोई पॉलिटिशियन कोई काम करना चाहता है, किसी पॉलिटिशियन की कोई दुकान है, कोई व्यापार करना चाह रहा है, कोई कुछ करना है। जो हमारे यहाँ ग्राम प्रधान हो गया, वो भी 20 साल पहले प्रधान था, आज भी वो बिना मतलब थोड़ी खेती होती तो चलती है, लेकिन वो उसका खेती पे भी ध्यान नहीं देता, उसका खर्चा चल रहा है। जिसको देखो उसकी बोलेरो आ रही है, स्कॉर्पियो आ रही है, बड़ी बड़ी फॉर्चूनर आ रही है। देखिए हमारे मंत्री लोग जो हैं, ये क्या आमदनी है भाई? सब चर्चा करते करते इसका कोई मतलब अंत नहीं है, क्योंकि वाकई में इन नकारात्मक परिस्थितियों का सामना पूरा देश कर रहा है। तो मुझे तो बहुत दुख होता है परिस्थिति। अंदर से मुझे ये लगता है कि लगभग एक बहुत बड़ी संख्या देश की जो 140 करोड़ की आबादी में से जो है 90% लोग इससे पीड़ित हैं जी। और वो अंदर से कहीं न कहीं चाहते हैं कि कुछ सुधार हो, कुछ बदलाव हो, लेकिन नेक्सस इतना तगड़ा है एस्टेब्लिशमेंट का, वो भी करप्ट जो सिंडिकेट बना हुआ है, उसका नेक्सस इतना तगड़ा है कि कोई भी अगर बोलने की या आंदोलन करने की या कुछ आवाज उठाने की कोशिश करता है या किसी तरीके से, तो उसका दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो कमोबेश परिस्थितियां वहीं बन रही पुराने जमाने की, चाहे अंग्रेजों के शासन रहा हो, चाहे मुगलों का, या मुगलों से पहले राजा नए अंग्रेज आ गए। जनता को पिसना है, जनता का शोषण होना है, जनता से टैक्स लिए जाने हैं, जनता के ऊपर नियम कायदे कानून के चाबुक बने रहेंगे। आम जनता कब वाकई में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ पाएगी जिसमें वाकई में आम जन का शासन होगा, आम जनता के इशारे पे जो है नियम कायदे कानून बदलेंगे, आम जनता के इशारे पे जो है उनकी सुख सुविधाओं का जो है ख्याल रखा जाएगा और उसी हिसाब से उसके खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये क्या संभव है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जब कहीं न कहीं कुछ जगह सकारात्मक भी कहा गया ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं देखिए इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ। ये दसियों हजार साल से जो है ये व्यवस्था ऐसी बना दी गई जनता के लिए कि आप कंट्रोल में रहो, आपको कुछ नहीं करना है, एक अवतार आएगा आपकी सारी परेशानियों को सुधार देगा। तो लोग खुद कर ही नहीं रहे ना, लोग कर ही नहीं पा रहे, उनमें दम ही नहीं है। कभी कोई अवतार आया था ना आएगा, ये मेरा पर्सनल। मैं पहले नौकरी करता था, जनरल मैनेजर कुछ कह रहे हैं, किसी को आना होगा, जनरल मैनेजर कुछ कह रहे हैं, बैंक के चेयरमैन कोई कुछ कह रहे हैं, कोई गलत बात बोल रहे हैं, उनकी वहीं विरोध करना मुश्किल है। अपने ही यूनियन के लीडर का नहीं विरोध कर पाते लोग। लोगों में जरा सा दम ही नहीं है, इतने स्वार्थी हैं, किसी भी उसके लिए तैयार नहीं है। कोड़े खाने के लिए तैयार होइए, जेल जाने के लिए तैयार होइए, अपना लुटवाने के लिए तैयार होइए, तभी तो कुछ होगा। तो ये अब लोग तैयार नहीं है, सुविधा भोगी हो गए हैं, चापलूसी कर रहे हैं। अब प्रेस चापलूसी कर रहा है, लेजिस्लेटर्स चापलूसी कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को पलट दो। अब क्या रह गया? मैं आपको बताऊं कि जो प्रियम्बल मैंने निकाला, तो एक तो प्रियम्बल में सबसे पहले था वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं, मतलब अंग्रेजों ने हमें दे दिया, आप जैसा चाहो करो। तो फिर हम लोगों ने आपस में मिल करके ये संविधान अपने आप को दिया। क्या किया उसके अंदर कि भारत सोवरेन होगा, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक का मतलब यहाँ कोई राजा नहीं, चुना जाएगा वो होगा, ठीक ना। रिपब्लिक है आज, कल रिपब्लिक डे है, मतलब कि कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, जो 3-4 क्वालिटीज उसकी क्वालिफिकेशंस पूरी हो रही हैं। अब क्या था और क्या करना है, ये किस लिए बनाया गया, आजादी लाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, सब लोगों को ये चीज मिले। क्या? जस्टिस। कैसा?
न्याय कैसा, जो आज सोशल 70 साल भी नहीं मिलते हुए नहीं आम जनता के लिए। जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस में आप देख लीजिए दिख रहा है कि अभी भी जात पात है। आज भी छोटी जाति के लोग अगर घोड़ी पे चढ़ के बारात लेके जाते हैं तब उनको विरोध होता है, देश में जो है ऐसी खबरें आती हैं। अभी कहीं का निकला, राजस्थान का ही कहीं का, वो पुलिस की अभिरक्षा में वो लोग गए, तो अब वो बारात करनी है, घोड़ी पे चढ़ना है तो बारात, तो अब सोशल जस्टिस नहीं। वो कहते थे अम्बेडकर जी को बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था क्लास के, वो पानी पिलाने वाला नहीं आया तो वो दिन भर घड़ा छू नहीं सकते थे, पानी पी पाए, तो आज भी स्थिति है। तो सोशल जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक तो ही नहीं, जो आपने कहा कि इकोनॉमिक में तो कुछ ही लोगों के बात में, अब भारत में 1% लोगों के पास कितनी सारी संपत्ति है, 10% लोगों पर ज्यादातर संपत्ति है। तो जो ऑक्सफैम एक संस्था है, जो और भी कुछ संस्थाएं जो रिपोर्ट छापती हैं, उन्हीं पे मैं अभी कल पढ़ रहा था कि ऑक्सफैम के ऊपर ही एक्शन ले रही है भारत सरकार। ये गवर्नमेंट तो ऐसी गवर्नमेंट है कि जहां भी इनके खिलाफ कोई चीज आती तो कहते हैं ये सरकार के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। अभी हम ही आप बोलेंगे हमको करेंगे राष्ट्रद्रोही। अब ठीक है, जिसको जो बोलना होगा बोलेगा, सरकार जो एक्शन लेती है। अब उसके बाद जस्टिस कौन सा है, सोशल इकोनॉमिकल के बाद पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल जस्टिस है नहीं है, पॉलिटिकल भी नहीं है। आप अपने मन से लोग जो है नहीं कर पा रहे, अपने मन से आप जो है अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना है, कहने को तो है जनप्रतिनिधि, लेकिन 4 पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, अपना अपना एक कैंडिडेट दे देती हैं, आप उन्हीं दल प्रतिनिधियों में से एक को चुनते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरे क्या है कि एक्चुअली में हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि दल प्रतिनिधि चुन रहे हैं। एक तो यही बहुत बड़ा मुद्दा है संविधान में, ये रह गया। दूसरा एक ये मुद्दा है कि जो भारत में चुनाव हो रहा है वो चुनाव ही सही है कि नहीं सही है, कुछ पता ही नहीं है। सही बात। ये तो इतनी धांधलेबाजी हो रही है पे लगातार आरोप लग रहे हैं और वो जवाब देते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयुक्त का चुनाव होगा उसमें एक होगा प्रधानमंत्री, एक उनका मंत्री, और एक मतलब चीफ जस्टिस खुद, और एक लीडर ऑफ ओपोजिशन। तो मान लीजिए आज राहुल गांधी हैं, वो हो गए, मोदी जी हो गए, और CGI खन्ना साहब हो जाते, उस समय चंद्रचूड़ हो जाते। अब दे दिया तो क्या बुराई थी इसमें, कोई बुराई नहीं थी, 3 बड़े लोग। लेकिन हमारे आदरणीय जो नेता लोग हैं, इन्होंने संसद में दूसरा कर दिया। अब कह दिया कि और लीडर ऑफ ओपोजिशन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, और एक मंत्री और होगा। CGI की इतनी बेइज्जती, कैसे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि हमारे की चीफ जस्टिस को तो रंजन गोगोई को जाना था राज्यसभा, चंद्रचूड़ को भी कोई चीज लेनी होगी। यहाँ तो यह हाल है, तो चुनाव ही सही नहीं हो रहा। अब इतना, अब महमूद पाशा है, वकील है सुप्रीम कोर्ट के, इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्राचा, इतने लोग लड़ाई चल रही है, इतना हो रहा है कि ये EVM जो है जगह जगह गलत ही निकल रही है। कि जब अमेरिका में बिना EVM के चुनाव हो रहा है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? नहीं, इवन अभी जो दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं सुन रहा था कि सत्ताधारी दल के इशारे पे एक बल्क में कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 50,000 लोगों के जो है नाम वोटर लिस्ट से कटवा दी गया। भाई आम आदमी पार्टी के चुनाव आयोग काट रहा है, ये हमारे मर्जी से नाम जोड़ रहा है। संजय सिंह जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह, उनके लिए एप्लीकेशन आ गई कि इनका नाम हटा दिया जाएगा। उनको मालूम चला तो बहुत पकड़े गए नाम, लाखों नाम हटवाने की एप्लीकेशन आई हैं, लाखों नए लोगों को जुड़वाने की सब खेल चल रहा है। कुल मिला के मतलब जो लोकतंत्र का मूल है कि निष्पक्ष चुनाव हो, कुछ नहीं हो रहा है। वो निष्पक्ष चुनाव तक हम नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे। जो है और चीफ जस्टिस के यहाँ की ये पोजीशन है कि उनके यहाँ गया एप्लीकेशन की ये नहीं हो रहा है, कहीं ये बेकार की एप्लीकेशन ले हटाइए। ये तो है से जुडिशरी भी अछूती नहीं है महाराज। नहीं तो सबसे बड़ा तो ये भी एक करप्शन है, खाली पैसे का नहीं। और फिर हमारे उन्होंने जो है प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि 9 करोड़ लेकर के एक जजमेंट का सोशल मीडिया पे घूम रहा है उनका। वो प्रशांत भूषण पे आप केस करिए। जस्टिस मिश्रा ने करके कितने अडानी के फेवर में कितने जजमेंट दे दिए, तो सब इन लोगों के फेवर में चल रहे हैं। किसान 2-2, 3-3 साल बैठे रहे, उनकी बात नहीं सुनना है। आपने जो बात कह दिया कि ये हम चीजें लागू करेंगे MSP, उनको लागू नहीं करना है। कुल मिला के जो देखा जाए तो परिस्थितियां तो एक नकारात्मक दिख ही रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों को लेके, भविष्य को लेके हम लोग आशान्वित भी हैं जी कि आने वाले समय में परिस्थितियां अच्छा होगा। हम तो बहुत आशावादी आदमी, इसी आशावाद से हम लोग बोल रहे हैं। 1947 के बाद से अभी तक
जिस अनुपात में सुधार दिखना चाहिए था, जिस अनुपात में आज़ादी के लक्षण दिखने चाहिए थे, जिस अनुपात में आज़ादी का लाभ समावेशी विकास होता, वो नहीं हो पाया, वो नहीं मिला। कुछ परसेंट तक हुआ, नहीं हुआ, कुछ परसेंट तो हुआ, उसको नकारा नहीं जा सकता। इस आधार पे हमको एक उम्मीद बनती है कि अभी भी सिस्टम में भले ही वो करप्ट हो चुका है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में चाहते हैं, और आम जनता का तो बहुत बड़ा हिस्सा ये चाहता है कि प्रोसीजर सुधरे किसी भी प्रकार से और आज़ादी का, वास्तविक आज़ादी का लाभ उनको मिले। लेकिन ये किस तरीके से हो पाएगा, अब क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि इस इंटरव्यू को जो है लोग सुन रहे हों, जो इस हमसे सहमत हों कहीं न कहीं पे, वो कमेंट करें, हम लोग आपस में लोग जुड़े बातें कर रहा हूँ। क्या ऐसा होना चाहिए देश में? किस किन मुद्दों पे ऐसे ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि देश में एक समावेशी विकास हो? सबसे बड़ी बात तो वर्षों में सबसे बड़ी बात तो जनता को भी आजादी का लाभ मिले। देखिए, पहली बात तो भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। भ्रष्टाचार पे वो भी देखिए करने वाले लोग हैं, देखिए करने वाले लोगों को निर्णय लेना है तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अगर जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, जब तक प्रेस को फ्री नहीं किया जाएगा, जब प्रेस का जो है हमारा नंबर 15वें नंबर पे आए, 12वें नंबर पे आए, हमसे 10 ही देश ऐसे हो कि जो अखबार छूट दे रहे हो, अखबार को टीवी में न्यूज आ रही हो, ये विदेश अंबानी अडानी से हटाया जाए। कुल मिला के मामला आ जाता है आर्थिक उस पे कि अगर जो वास्तविक पत्रकार है, जो वास्तव में पत्रकारिता करना चाहता है, अपना अखबार या अपना चैनल निकालना चाहता है, उसके आर्थिक हितों की कैसी पूर्ति होगी? मान लीजिए कि हम अपना अखबार निकाल रहे थे, हम नहीं चला पाए, हमको विज्ञापन नहीं मिले, हमने इसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो ऐसी कुछ उसकी आर्थिक, जैसे हमारा भी घर परिवार है, हम भी दोस्त मित्र समाजों में रहते हैं, तो हमारे भी कुछ खर्चे हैं। हमारे खर्चों की आपूर्ति निरंतरता में होती रहे तब तो कोई पत्रकार आगे बढ़ के उस मुहिम को जो है एजेंडा लेके चलने की हिम्मत जुटाए। लेकिन अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, वो करना भी चाहता है तो नहीं कर पाएगा। तो इसमें मेरे पास ये विचार है, देखिए जब आर्थिक प्रगति नहीं हो पाती है, पैसा कम होता है, तो बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो एक रेगुलर जो अखबार लेते हैं लोग, वो भी नहीं लेते हैं, एक अखबार भी नहीं घर में आता। तो ये जो पत्रकार हैं उनको नहीं मिलता। अभी देखिए तमाम पत्रकारों ने शुरू किया हुआ है कि यदि आप हमको चैनल को लाइक करते हैं तो हमको 20 रुपया, 100 रुपया, 1000, 2000 दीजिए। तो मैंने कई बार दिया है, किसी को 20 रुपए दे दिया, किसी को 500 दे दिया, किसी को 200 दे दिया, और हर रिपोर्ट अच्छी लगी, मैंने सोचा कई बार मैंने हर बार दे दिया, 200 रुपए की 2-3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया। ये अगर ये ज्यादातर लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, ये जनता को भी अपनी जिम्मेदारी है, जनता खुद समझे, जनता को समझना होगा ये जो पत्रकार है, सही काम करने वाले को चाहे किसी फील्ड के हो, सही काम करने वाले को हमें बचाना करें, उन्हीं को आगे लेके चल के। वो हमारा वी द पीपुल ऑफ इंडिया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया ने जो हम लोगों ने, हम भारत के लोगों ने अपने लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई, उसमें एक आदमी हमने रखा कि जो गड़बड़ करने वालों को बारे में बताएगा तो उसको कोई ना दबा नहीं पाए। उसके लिए हमारी ताकत है, उसके लिए जुडिशरी है, उसके लिए पुलिस है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं है। पुलिस को ही दबाया गया है, जुडिशरी को ही दबाया गया है। जजों के ऊपर 60 से लेकर 150 मुकदमे एक दिन में करने का दबाव है। हाँ, आप जजों की संख्या को कम से कम 10 गुना कर दें। मैंने जब LLB किया था तब उस समय प्रस्ताव आया था 89 में कि हंसराज भारद्वाज मंत्री थे कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज होंगी, आज तक नहीं लागू हुआ। मैंने उस समय हंसराज भारद्वाज जी को चिट्ठी लिखी थी, मुझे पावती भी नहीं आई। ये करना ही नहीं चाहते लोग, न्याय देना नहीं चाहते। नहीं होना क्या जी, होना क्या सर, इसी तरह चलेगा धीरे धीरे। ऐसे तो हम चर्चा कराएंगे, दिन भर करते रहेंगे, तो सर धीरे धीरे इसी चलेगा। कुछ होना क्या चाहिए कि जनता ही को आगे आना पड़ेगा, कोई करके नहीं दे पाएगा। हम ही लोगों के बीच में से लोग निकलेंगे जो करेंगे। जनता को आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिली, अब आपके मुद्दे पे आते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता में तो जो हमारा विषय है उसमें ये करे कि देखिए हम भी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ करते हैं। जो वेल्थ कुछ हाथों में सीमित है उनको हम बांटते हैं सब में, तो वो एक तरीका है म्यूचुअल फंड का, कुछ एक तरीका, कुछ तो सॉल्व हो जाएगा मामला। अब कुछ लोग आप लगा रहे हैं पैसा, 10 लाख रुपया किसी ने लगाया 10 साल पहले, आज किसी योजना में 50 लाख है, किसी योजना में 70 लाख है, 5 साल में 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो आप उसमें शामिल होइए। 100 रुपए कर दिया है, मिनिमम 100 रुपए कई योजनाएं उसमें लगा सकते हैं आप। 100 रुपए की SIP कराइए। समझना तो पड़ेगा सर, लोगों को आना तो आप पड़ेगा। हमने हजरतगंज में हम विधानसभा मार्ग पे ऑफिस बना के बैठे हुए,
हालांकि अब दिन भर भीड़ लगी रहती है, लोग आते रहते हैं, लेकिन अभी और हमारे पास क्षमता है, हमारे पास तमाम लोग हैं जो वो समझा सकते हैं उनको बैठ के, तो लोग आते नहीं है। कितने म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं जिनके ऑफिस में कोई नहीं आता दिन भर में। मेन समस्या बनी हुई है ना कि लोग इतना खुद लोगों ने नहीं, करप्शन इतना देखा, इतना धोखाधड़ी देखी, इतनी कि लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा जी। है। तो अच्छा, लोगों को समझ भी नहीं है, कोई केडीटी है, कोई कुबेर है, लखनऊ में साहू है, सहारा है, तो उसको ही वो इतना बड़ा समझते हैं। अब मुद्दा ये आ गया, जो जिस सुधार की हम बात कर रहे थे, सकारात्मक की कैसे करके जो है परिस्थितियां बदलें या सुधरें, उसमें सबसे बड़ी चीज उभर के आ जाती है कि शिक्षा के मामले में अगर देश हमारा स्वतंत्र हो गया, हर बच्चे को कम से कम इतनी शिक्षा मिले उसकी इच्छा के मुताबिक, नहीं वो उसकी इच्छा के मुताबिक इतनी शिक्षा उसको मिले कि वो स्वयं में जागरूक हो सके। नहीं, वो नहीं करेगी, निर्णयों को नहीं करेगी, नहीं सरकार करने नहीं देगी, लोगों को शिक्षा लेने नहीं देगी। करे, मैं जनता के लिए बात कर रहा हूँ, मैं जनता अपनी पढ़ाई करे, जनता के लिए कर रहा हूँ। हाँ, मैं सरकार के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार नहीं करने देगी, जनता को तो नहीं करने देगा, ना करने दे, लेकिन सकारात्मक सुधार इस देश में तभी होगा, वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हर बच्चे को बगैर जाति धर्म और वर्ग के आधार पर विभेद किए बिना शिक्षा अच्छी मिले। शिक्षा अच्छी नहीं, उसकी इच्छा के मुताबिक जो वो पढ़ना चाहता है, हाँ, जिसमें उसका मन लगे, जी जी जी, वो पढ़ने को मिले, और पढ़ लिख के वो कम से कम इतना समझदार हो जाए कि अपने जीवन के जो भी उसके निर्णय हों वो स्वयं से निर्णय लेने के प्रति स्वयं में जागरूक हो, इतना वो किसी के भुलावे में ना आए, किसी के भ्रम में ना आए, किसी के लालच में ना आए, किसी के जाल में ना फंसे, किसी के प्रोपेगेंडा में ना तो आए। उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। और फिर वो जब अपने फैसले लेने लगेगा, चाहे वो आर्थिक फैसले हों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे सामाजिक हों या पारिवारिक हों या उसके व्यक्तिगत इससे जुड़े हों, वो सही फैसले जब लेगा, वही फैसले धीरे धीरे करके बहुत संख्या में होते जाएंगे और देश में वो अपेक्षित सुधार दिखता जाएगा। जी जी जी, जनता को जागरूक होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस की तरफ से पहल आ नहीं रही है। एक पहल आई है दिल्ली में, अब दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है अरविंद केजरीवाल की, इसने 25% के आसपास शिक्षा पे खर्च कर दिया। अब उससे क्या हो गया कि लाखों बच्चे 10 साल में पढ़ चुके हैं, स्वास्थ्य पे खर्च कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा पे बजट 2% 3% होगा, शिक्षा का बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो शिक्षा पे बजट ही नहीं बढ़ा रहे। आप देखिए हरियाणा में प्राइवेट शिक्षा के मंदिरों में तो भजन कीर्तन चल रहा है, हनुमान चालीसा चल रहा है, तो वो चल ही रहा है। अभी आप देख लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है एक पोस्ट डाली थी रूपरेखा वर्मा जी, जो पूर्व वाइस चांसलर है, तो उसमें पोस्ट में दिखाई पड़ा कि 3-4 वुमेन प्रोफेसर्स थी और साथ में हमारी गवर्नर खड़ी थी आनंदीबेन, और मोदी जी की फोटो रख के वो कुछ पूजा हो रही है। ऐसा फेसबुक पोस्ट मैंने देखी। क्या ये शिक्षा का मंदिर है? आप कोई भी देख लीजिए माध्यमिक कॉलेज, बिल्डिंगों में पुताई नहीं हो पा रही है, तो सरकार सैलरी तो दे रही है, उसके लिए पैसा नहीं दे रही। लेबोरेटरीज में कुछ नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैं कॉलेज गया था, क्वीन सेंटर कॉलेज, दिख रहा है टेढ़ी मेढ़ी अलमारियां कुछ खड़ी हैं, उनमें कुछ किताबें हैं जो धूल लग रही है। लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, 5 रुपए का भी बजट नहीं है प्रति बच्चे का लेबोरेटरी का। अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे तो दिन भर करेंगे जी। तो यही है सर, एक देखिए ग्रिम रियलिटी है जो देश की, रियल चर्चा ही कर सकते हैं। देखिए इनकार नहीं किया, हम अपना काम तो कर ही रहे साल भर। आज जब ये देश में आपने कहा, सहमत हूं कि इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके जो पिछले आज़ादी के बाद से अभी तक के जो 76 साल होने जा रहे हैं, हम लोग कुछ % लोग वाकई में तरक्की की है। कुछ शिक्षा का भी स्तर पहले से सुधरा है, आर्थिक स्थिति पहले से सुधरी है, कई मोर्चों पे आंशिक सफलताएं भी मिली हैं। हाँ, ये जरूर है कि उस अनुपात में नहीं मिली जितना मिलनी चाहिए थी। हमारे समकक्ष दूसरे लोग जो है आगे बढ़ गए जी। चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सिंगापुर है, वियतनाम की भी अभी आप चर्चा कर रहे हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, रिपब्लिक डे में आ चुके हैं। तो ये सब आगे बढ़ गए, हम लोग कहीं कहीं पीछे रह गए। इन सबके पीछे जो भी मूलभूत कारण है वो अभी भी बने हुए हैं, उनमें निरंतर एक सुधार की जरूरत है, होते रहने की। लेकिन सबसे पहली बात कि शिक्षा का स्तर जब तक नहीं सुधरेगा, हम तो कह रहे हैं लोग अपने तमाम खर्चे काट के, अपना पेट काट के अपने बच्चों को शिक्षा, और वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार बहुत व्यापक है, लेकिन मैं चाहूँगा एक जागरूकता के साथ शिक्षा का एक पैटर्न शुरू हो जिसमें
जो भी बच्चा हो वो जागरूक हो सके, जागरूक नागरिक के रूप में उभर के सामने आ सके, ताकि वो स्वयं के निर्णयों को एक पूरी जागरूकता के साथ ले सके, चाहे किसी भी फील्ड के निर्णय हो। तब जाके आने वाले 1-2 दशक, 3 दशक, 4 दशक के बाद देश वाकई में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। और जो 1947 में सही देश की आज़ादी के बाद जो हमने सपने देखे थे थी और हमारे आशाएं थी, सेनानियों ने जो सपने देखे थे वो कुछ पूरी हो सकेंगी, वो पूरी हो सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पे जो जिस तरीके से बात की, बेबाकी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग इस तरह की बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगा। आपने हम भारत के लोगों को, जो हम वास्तविक जो भारत के मालिक हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों को वाकई स्वतंत्रता मिले, और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ेगा, शिक्षा करनी पड़ेगी। शुभकामनाएं। तो दर्शकों, उम्मीद है कि ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। कुछ चर्चा हुई है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ना भी अच्छी लगे, ना अच्छी लगे तो वो भी हमें बता सकते हैं, अच्छी लगे तो आप कमेंट करके और शेयर भी कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। हम इसी तरीके से देश के आम जनता के लिए हम ये चैनल चलाते हैं। हम किसी सरकार के लिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी कॉरपोरेट के लिए या किसी ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं चलाते। आम जनता का ये देश है, गणतंत्र है, आम जनता के लिए हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलसिला निश्चित रूप से जारी रहेगा अगर आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो हाँ, एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।